₹1 का लंबे बालों वाला अनोखा गांव। माँ रेलगाड़ी कब आएगी? मुझे चुक चुक गाड़ी में बैठना है। माँ ये सब लोग हमको घूर कर क्यों देख रहे हैं? चलो हम आगे चलते हैं गोलू, ट्रेन बस आने वाली है, टिकट भी खरीदना है। ऐसा बोलकर सरिता अपने बेटे गोलू के साथ आगे बढ़ जाती है, जहां टिकट की लाइन में अर्पिता नाम के शादीशुदा जोड़ा भी टिकट खरीदने की दूसरी लाइन में खड़े होते हैं। तभी सुंदर की नजर सरिता के लंबे घने पैर तक लहराते काले बालों पर जाकर टिक जाती है। अरे बाप रे, ये बाल हैं, ये रेशम का जाल, इतने लंबे घने पैरों तक बाल। अर्पिता इधर देखो, उस औरत के कितने लंबे बाल हैं। सुंदर जी इधर देखो, इस टिकट कंडक्टर ने आदमी होकर औरतों जितने लंबे बाल बढ़ा रखे हैं। सुंदर टिकट कंडक्टर के लंबे घने काले बालों को देखकर सर खुजाने लगता है। टिकट कंडक्टर वाले भाई साहब, ये जो आपके सिर पर खेती लहरा रही है, ये असली है क्या? अरे बिल्कुल, ये मेरे असली बाल हैं। चलो जल्दी बोलो, कहाँ की टिकट काटूं? सुंदर कुछ देर तक टिकट वाले के लंबे बालों को घूरता है और फिर थोड़ा हकबका कर बोलता है, जी भरतपुर की 2 टिकट दे दीजिए। ऐसा बोलकर सुंदर 500 का नोट टिकट वाले को दे देता है। अरे भाई साहब, छुट्टा नहीं है क्या? टिकट तो ₹1 की है। ₹1 की टिकट की बात सुनकर सुंदर खुश भी होता और साथ साथ हैरान भी। वह फटाफट से ₹1 का टिकट खरीदकर काउंटर से हट जाता है। दोनों पति पत्नी प्लेटफॉर्म पर आते हैं, जहां खड़े आधे से ज्यादा यात्रियों के लंबे घने बाल थे। ये बात दोनों को और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करती थी। सुंदर जी, ये गांव कुछ अलबेला सा नहीं है। औरतें तो औरतें, यहाँ मर्दों ने भी कितने लंबे बाल बढ़ा रखे हैं। अरे तुमने देखा था, यात्री ₹1 का टिकट खरीद रहे थे। इतनी महंगाई के जमाने में ₹1 की ट्रेन टिकट। मूंगफली खा लो, मूंगफली गर्मा गर्म करारी करारी मीठी मूंगफली खा लो, ₹1 डोंगा भरकर मूंगफली खा लो, आओ आओ। ₹1 का रेट सुनकर दोनों फिर से चौंक जाते हैं। अरे ओ मूंगफली वाले भैया, जरा ₹1 की मूंगफली हमें भी खिलाना। हाँ बस भाई साहब, ये लो ना, ये लो साहब, गर्मा गर्म मसाला मूंगफली खाओ, लो। भैया जी, आप तो इस गांव के निवासी लगते हैं। इस गांव में अब के महंगाई भरे टाइम में भी ₹1 का प्रचलन है, और ये पुरुष महिला सबके बाल लंबे कैसे हैं? अरे साहब, क्योंकि हमारा हरिहरपुर गांव ₹1 वाला लंबे बालों वाला अनोखा और अलबेला गांव है। यहाँ लोगों में पैसा कमाने की होड़ नहीं है। ₹1 की आमदनी में भी हमारा गांव खुशहाल और बहुत समृद्ध है। आखिरकार ये कैसा अनोखा गांव था जहां के निवासियों को लंबे बालों का वरदान प्राप्त था और सब कुछ ₹1 में खरीदा जा रहा था? क्या ये गांव हमेशा से ही इतना खुशहाल रहा था, या इस खुशहाली के पीछे गांव वालों का बलिदान, संघर्ष, कठिनाई भी छिपी थी? तो चलिए पिछली कहानी से पेश करते हैं, जहां हरिहरपुर गांव की सभी औरतें हंसी ठिठोली करते हुए गंगा नदी के तट पर बाल धो रही थी। सरिता, तेरे बाल तो बड़े ही सुंदर घने लंबे हैं, तभी मैं सोचूं तेरा पति तुझ पर इतना लट्टू क्यों रहता है। थू, मेरे बालों को नजर मत लगाओ शोभा, और तुम्हारे बाल कौन से छोटे हैं, घुटनों तक लंबे घने नागिन से बाल हैं। अरे तुम दोनों अपने लंबे बालों का बखान करना छोड़ो, और वो देखो दुलारी काकी के बाल कैसे नदी के पानी में डुबकी लगा रहे हैं, और कितने काले बाल हैं इस बुढ़ापे की उम्र में भी। हाँ रूपा, सच में इतने बुढ़ापे की उम्र में भी दुलारी काकी के बाल एकदम काले हैं। अरे ओ दुलारी काकी, जरा हमें भी अपने लंबे घने बालों का राज बता दो। कौन सा तेल शैम्पू लगाती हो, हम भी लगा लेंगे। अरे बिटिया, मेरे ये लंबे बाल गंगा मैया की देन है। झूठ ना बोलो काकी, गंगा मैया ने कैसे तुम्हारे बाल काले कर दिए? अरे पहले के जुग जमाने में कहाँ तेल शैम्पू होता था। मैं तो बरसों से नदी के किनारे इसी काली बलुआ मिट्टी से बाल धोती आई हूँ। इस माटी के सिवा कभी कुछ लगाया ही नहीं। हमेशा से मेरे बाल इतने काले चमकदार रह गए। आज के तेल शैम्पू में तो दुनिया भर का मिलावट है। इंसान के बाल भी उम्र से पहले ही पक जाते हैं, मगर तुम सब क्यों चिंता करती हो? तुम्हारे बाल इतने घने लंबे घुटनों के नीचे से हैं, गंगा मैया की कृपा से बहुत हैं।
पर कहते हैं ईश्वर जिसको जितना देता है वह उसमें भी कमियां ही ढूंढता रहता है। गांव की सभी औरतें गंगा नदी से ही पीने का जल भरती, बाल धोती थी और नदी के दूसरे घाट की तरफ धोबी कपड़े धोया करते थे। लगभग हर कुछ दिनों पर पूरा गांव मिलकर नदी की साफ सफाई भी किया करता था। मगर समय के साथ गांव के लोग विकसित होने लगे। अजी, तुमको क्या जरूरत आन पड़ी है? क्यों आंगन खुदवा रहे हो? अरे तेरे ही सुख के लिए करवा रहा हूँ। कब तक गंगा मैया के खारे पानी से बाल धोने इतना दूर जाएगी? घर में मीठे पानी का हैंडपंप लगवा रहा हूँ, यहीं बाल धोना। उसी पानी से धोबी मैले कपड़े धोते हैं और उसी पानी में तुम बाल धोती हो। ये बात तो तुमने बिल्कुल 100 आने सच कही। उस नदी के पानी से बाल धोकर ही बाल इतने हल्के हो गए और झड़ रहे हैं। इस तरह सारा का सारा गांव गंगा नदी के साफ सफाई की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। केवल धोबी ही नदी का इस्तेमाल करते, मैले कपड़े धोते, चरवाहे अपने पशुओं को नहलाते, जिससे गंगा नदी दूषित हो जाती है। तभी एक दिन एक लड़की सबके द्वार पर नदी की सफाई के लिए चंदा मांगने आती है। जय राम जी की भाई जी, गंगा नदी को साफ सुथरा करवाने के लिए आपका योगदान चाहिए। केवल 1 रुपए देकर आप इस पुण्य काम में मदद करवा सकते हैं। अरे किस बात का चंदा दें हम तुमको? जब हम नदी का इस्तेमाल नहीं करते, हमारे घर में तो हैंडपंप लगा हुआ है और हम सिंचाई के लिए भी नदी का इस्तेमाल नहीं करते। धोबी लोग नदी का इस्तेमाल करते हैं, तो जाकर उनसे चंदा मांगो। अरे जाओ जाओ, आगे बढ़ो। दोनों उस लड़की को अपने दरवाजे से दुत्कार कर भगा देते हैं। वह लड़की गांव के द्वार द्वार जाकर सबसे नदी की सफाई के लिए केवल 1 रुपए का योगदान मांगती है, लेकिन सब मना कर देते हैं। मुझे तो ये लड़की पूरी तरह से चालबाज लग रही है। चलो इसे मुखिया जी के पास लेकर चलते हैं, वही इसका फैसला करेंगे। सब लोग उस लड़की को घसीटकर मुखिया जी के पास ले जाते हैं और सब कुछ बताते हैं। क्यों लड़की, 1 रुपए का चंदा मांग कर तू इतने बड़े गंगा नदी की सफाई किस तरह से करवाएगी? तुम जैसी चालबाज लोगों को मैं खूब समझता हूँ। भक्ति के काम के नाम पर चंदा मांगकर खुद खा जाते हो। अरे तो इसका क्या किया जाए, आप ही बताइए सरपंच जी। अरे पत्थर से मारो इसे। मुखिया के कहने पर पूरा गांव उस लड़की पर पथराव करता है, जिससे वो लहूलुहान हो जाती है। तभी चमत्कार हो जाता है। लड़की गंगा माँ के रूप में बदल जाती है और क्रोध में आकर पूरे गांव को श्राप देती है। तुम पूरे के पूरे गांव के निवासी कपटी और पापी हो। मैं इस धरती पर तुम्हारे लिए कितना निर्मल पानी लेकर उतरी थी। तुम जैसे कामी लोभी लोगों ने नहाकर मुझ गंगा को मैला किया है। 1 रुपए का चंदा भी तुमसे नहीं दिया गया। मैं इस गांव को श्राप देती हूँ। ये पूरा गांव भूखमरी और अकाल की परिस्थिति झेलेगा और सब औरत और पुरुष बिना बाल वाले हो जाएंगे। ऐसा बोलकर देवी गंगा ओझल हो जाती हैं और सभी औरतें गंजी बदसूरत हो जाती हैं। गांव बंजर हो जाता है। मैं इस बदसूरत रूप के साथ नहीं जीना चाहती हूँ। हम सब ने देवी गंगा को क्रोध दिलाया है। अपने अपने पापों का अंगीकार करो, मन फिराओ। क्या पता देवी गंगा हमें माफ कर दे। पूरा गांव एक साथ जुटकर गंगा नदी की सफाई करते हैं और देवी गंगा एक बार फिर से उन्हें दर्शन देती हैं। तुम लोगों ने अपने पापों को मानकर मुझ मैली गंगा को साफ किया है, इसलिए ये गांव 1 रुपए का जादुई गांव बन जाएगा, जहां हर चीज का मोल भाव 1 रुपए में होगा और सब औरत पुरुष लंबे घनों बालों वाले हो जाएंगे। देवी गंगा के दिए गए वरदान के अनुसार पूरा गांव जादुई लंबे बालों वाला गांव हो जाता है। औरतों के साथ साथ मर्दों और बच्चों के बाल लंबे घने हो जाते हैं और 1 रुपए के सिक्कों की बारिश होती है। आज से हरिहरपुर गांव में सदा के लिए 1 रुपए का प्रचलन रहेगा। फूलो फलो और बसे रहो, तथास्तु। उस दिन से हरिहरपुर गांव की दशा बदल जाती है। पूरा गांव एक खुशहाल गांव हो जाता है। अरे वाह, अब तो हम मर्द लोग भी गर्व से कह सकते हैं कि हमारे भी लंबे बाल हैं, बिल्कुल हमारी लुगाइयों की तरह। सबसे खुशी की बात तो ये है कि अब कमाने का होड़ खत्म। अब 1 रुपए में गृहस्थी चलेगी। अगले दिन से पूरा गांव व्यापार शुरू करते हैं। बनिए से लेकर भाजी वाले भी 1 रुपए में व्यापार करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। ये हमारे घर में चीजें आई है, लेकिन माँ इसका क्या करोगे? चुन्नू बेटा चुप, परेशान मत कर। ठीक है, मैं इससे खेल लेता हूँ। लेकिन बहू, इसे चलाएगी कैसे तू? हम लोगों ने तो कभी नहीं किया इसका इस्तेमाल। अरे माँ चिंता मत करो, मैं मैनुअल पढ़कर बता दूंगी।
सब परेशान मत होइए, बस आराम से रखना इस महंगी मशीन को। कैसे कैसे लिया है ये हम ही जानते हैं। आखिर इतने गरीब टूटे फूटे घर में महंगी सी मशीन क्यों और कैसे आई, आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जहां गरीब लोग घर में ठंड से छूट रहे होते हैं और बच्चा दीवार पर कलर चलाता है, तभी सुजाता अपने बेटे का कान खींच लेती है। माँ कान मत खींचो। तो दीवार पर रंग क्यों चला रहा है और कर्जा करेगा? वैसे ही घर में खाने पीने को नहीं है। बहू कितनी ठंड हो रही है, बच्चे का कान क्यों खींच रही है? छोड़ दे उसको। देखिए ना माँ जी कैसी हरकत कर रहा है। और महेश जी आप कुछ पैसे दीजिए, घर में खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है आज। सुजाता तुम्हें पता तो है मेरा काम छूट गया था, कहां से पैसे लाऊं? मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा। ऐसा करता हूँ जंगल जाकर लकड़ी काट देता हूँ, उसको ही बेचकर कुछ पैसे ले आता हूँ और थोड़ी लकड़ी घर के लिए ले आऊंगा। ठीक है भैया, मैं भी आपके साथ चलूं क्या? लकड़ी ले आऊंगी। आप अकेले इतनी सारी लकड़ी कैसे उठाएंगे? नहीं तू रहने दे, बाहर बहुत ठंड है, बाहर जाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। वैसे भी हमारे पास मोटे स्वेटर नहीं है। फिर महेश ठंड में अकेले कांपता हुआ जंगल में पहुंच जाता है और मोटी मोटी पेड़ों की लकड़ी काटने लगता है, जिसे काटने में उसे बहुत समय लगता है। अरे बहुत ठंड लग रही है और ये लकड़ी है कि कटने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है मुझे और ताकत लगानी होगी। लेकिन ठंड के कारण हाथ भी कहाँ चल रहे हैं। महेश बहुत देर तक लकड़ी काटने का प्रयास करता है। अंततः लकड़ियों को छोटी छोटी काटकर घर के लिए अलग और बेचने वाली अलग कर देता है, जिससे उसके हाथों में कई छाले आ गए थे। आई, अरे यार बहुत दर्द हो रहा है हाथों में, लेकिन मुझे ये लकड़ी उठाकर ले जानी ही होगी। फिर महेश सिर पर सारी लकड़ी उठाकर घर ले आता है और उनमें से बेचने वाली को लेकर सड़क पर बेचने लगता है। लकड़ी ले लो, लकड़ी 20 रुपए किलो लकड़ी ले लो। अरे भाई साहब 20 किलो लकड़ी दे रहे हो, थोड़ा सस्ती कर लो। बहन जी इतनी ठंड में बहुत मुश्किल से ये सारी लकड़ी काट काट कर लाया हूँ। देखिए मेरे हाथ पर भी छाले पड़ गए हैं। अगर मैंने ये भी सस्ता करके बेच दिया तो मेरे को क्या बचेगा, और मेरे घर में खाना खाने को भी कुछ नहीं है। अच्छा भैया ठीक है, 2 किलो लकड़ी दे दो। क्या है ना, मकर संक्रांति आने वाली है, तब हम बहुत लकड़ी जलाते हैं। फिर महेश उषा को 2 किलो लकड़ी बांधकर दे देता है और ऐसे ही ग्राहक लकड़ी खरीद कर ले जाते हैं, जिससे उसके 70-80 रुपए जमा हो जाते हैं और वो घर पर ले आता है। सुजाता मैं आ गया, ये लो जल्दी से खाना बना दो। अजी आपके हाथों में इतने छाले कैसे पड़ गए? लकड़ियों को काटने पर हुआ है। फिर सुजाता दाल चावल बना देती है, जिसे सब लोग खाते हैं। तभी बातों ही बातों में मकर संक्रांति का जिक्र होता है। अरे हाँ, मैं मकर संक्रांति कैसे भूल गई, वो तो अगले ही हफ्ते है ना। लेकिन हम अपने घर में मकर संक्रांति को कैसे मनाएंगे? हमारे घर में तो कोई सामान नहीं है और उस दिन तो खिचड़ी, दही, चूरा, तिल के लड्डू इत्यादि सामान खाया जाता है। यही तो बात है बहू, सारी टेंशन पैसों से ही जुड़ी है और घर में पैसे नहीं है। माँ मुझे मकर संक्रांति पर नया स्वेटर पहनना, मेरे दोस्त बहुत अच्छा स्वेटर पहनते हैं। बेटा घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं कहाँ से तेरे को नया स्वेटर लाऊं? पर मैं तेरे लिए एक स्वेटर बना दूंगी, लेकिन मेरे से ज्यादा अच्छी बुनाई तो माँ जी को आती है। और तेरे पैरों में मोजे नहीं है ना, मैं मोजे भी बना दूंगी। माँ जी आप बना देना एक चीज। अरे बहू कर लेती, लेकिन ठंड में मेरे हाथ कहाँ चलते हैं। काश मेरे पास हीटर होता तो उसमें हम अच्छे से काम कर पाते। मेरा तो चश्मा भी टूटा हुआ है। हाँ माँ जी, ठंड की वजह से तो मेरे भी हाथ नहीं चल रहे। काश हम हीटर ले आए। ले आना, ज्यादा महंगा थोड़ी होता है, 500-600 में आ जाएगा। अरे भाभी कोयला रखा है ना, आप उसको बेच देना। अरे हाँ। फिर सुजाता और सलोनी घर के कोयले को बेचकर 30-40 रुपए कमा लेते हैं। वहीं पति रोज ठंड में लकड़ी काटकर बाहर बेचता है। दूसरी तरफ सास बहू धूप में बैठकर चुन्नू की ऊन के मोजे बनाती है, तो पड़ोसन को उसकी बनाई मोजों का डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। वो भी कहती है, अरे सुजाता तुम्हारा डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया। देखो मुझे ये सब बनाना नहीं आता, मुझे मेरे बेटे के लिए चाहिए, तुम उसके लिए बना दो, मैं तुम्हें ऊन दे दूंगी और पैसे भी। ठीक है मैं बना दूंगी। ये सुन सुजाता उसकी ऊन से उसके बेटे के लिए भी टोपा और स्वेटर बना देती है, जिससे उसके 100 रुपए की कमाई हो जाती है। और ऐसे ही 1-2 औरतें भी उसे अपने लिए स्वेटर बनवा लेती हैं। तभी पैसे जमा होने पर सास बहू इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर पहुंच जाती हैं। सुनिए भाई साहब, मुझे ये हीटर चाहिए, कितने रुपए का है? 500 का है। भैया अभी मेरे पास 300 रुपए हैं, आप बाकी पैसे अगले महीने ले लेना। ठीक है, एड्रेस लिखवा दो।
अरे भैया, इस पर ऊन क्यों बनी हुई है? क्या चीज है ये? अरे माँ जी, ये स्वेटर बनाने की मशीन है। इसमें ऊन डालते ही एक दिन में 6-7 स्वेटर बन जाते हैं और इसका प्राइस 6,000 रुपए है। अरे वाह, ये तो बहुत सही है, लेकिन बहुत महंगा भी है। चलिए माँ जी, हम चलते हैं। मैडम, अगर आपको लेना है तो आप किस्त पर ले सकती हैं। आप डाउन पेमेंट 1,000 रुपए दे सकती हैं, फिर हर महीने 500-500 दे देना। भैया सोच कर बताएंगे। ये कहकर दोनों सास बहू हीटर लेकर निकल जाती हैं, जहां रास्ते में मकर संक्रांति की रौनक देखते ही बनती है। कुछ लोग रेवड़ी, मूंगफली और गुड़ के लड्डू ये सब बेच रहे थे, तो कुछ स्वेटर बेच रहे थे। माँ जी, इन लोगों की तो मकर संक्रांति से पहले ही बहुत कमाई हो रही है। सब स्वेटर ले रहे हैं, वो भी एक पर एक फ्री। काश हम भी स्वेटर बनाकर बेचती तो हमारी बहुत बिक्री होती। हाँ बहू, लेकिन हम हाथ से एक दिन में 2 ही स्वेटर बना पाएंगे। अब 4 दिन में मकर संक्रांति है, 4 स्वेटर थोड़ी बेचेंगे। अरे हाँ बहू, लेकिन वो मशीन तुझे याद है जो दुकान वाला बोला था? उससे तो हम बहुत सारे स्वेटर बना सकते हैं। इसमें हमारी मकर संक्रांति अच्छी हो सकती है। अरे हाँ माँ जी, हम जल्दी से उसके लिए पैसे जमा कर लेते हैं। फिर घर जाकर सास बहू हीटर जलाकर हीटर के सामने बैठते हैं और बाकी सब भी हाथ गरम कर करके खाना खाते हैं। अरे वाह, ऐसे हाथ गरम करके बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा कमरा भी गरम हो गया। हाँ भैया, अच्छा सुनिए, मैंने सोचा है हम मकर संक्रांति पर स्वेटर बनाकर बेचें, वो स्वेटर मशीन से। मैंने आज उसके बारे में पूछा, हमें किस्त पर मिल सकती है, बस हमें 1,000 रुपए जमा करने हैं कल तक। ठीक है सुजाता, जहां आप सब लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं वहां मैं भी करूंगा। देख, इस बार की मकर संक्रांति हमारी बहुत अच्छी जाएगी और उसे स्वेटर मशीन से हम लोग भी स्वेटर बनाकर पहनेंगे। ठीक है। महेश फिर और मेहनत करके ठंड में लकड़ी बेचता है और दोनों सास बहू हीटर के सामने हाथ से स्वेटर बनाकर ठंड में आवाज लगाकर बाहर बेचती हैं, जिससे आए रात में पैसों को वो जोड़ लेती हैं और सुबह भी कोयला बेचकर वो 1,000 रुपए जैसे तैसे इकट्ठा करके अगले दिन ही स्वेटर बनाने वाली मशीन ले आते हैं, जिसे वो अपने घर पर खोलते हैं। इतने में चुन्नू ऊन को हाथ में लेकर उसे अपने शरीर पर उलझा देता है। ए चुन्नू, ये तूने क्या किया? पीटने वाले काम कर रहा है क्या मुझसे? देखना माँ जी, इसने कितनी ऊन बर्बाद कर दी। देख चुन्नू, अगर तुझे स्वेटर चाहिए ना, चुपचाप यहाँ बैठ जा। चुन्नू इधर आ, मैं ऊन निकालूं। फिर चुन्नू की बुआ उस ऊन से उसे अलग करती है और आराम से वो स्वेटर बनाने वाली मशीन को निकालकर उसमें ऊन लगा देती है और फिर हाथ से मशीन चलाकर स्वेटर बनने लगते हैं। 2 घंटे में एक स्वेटर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह बहू, ये स्वेटर तो बहुत अच्छा बना है। अगर बड़े का स्वेटर बनाना है तो और ऊन चाहिए होगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा। हाँ माँ जी, लेकिन सिर्फ 20 मिनट ज्यादा लगेंगे। चलिए अब हम अलग अलग ऊन से स्वेटर तैयार कर लेते हैं। आहा, बहुत अच्छा लग रहा है हीटर के सामने स्वेटर वाली मशीन पर स्वेटर बनाते हुए। हाँ मुझे भी। ऐसा कर सलोनी गर्मा गर्म चाय बना कर लिया, क्योंकि अब हमें मेहनत करनी है 3 दिन तक। नहीं माँ, मेरा हीटर के सामने से हटने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अरे जा ना, बना कर ला। ये हीटर अब यहीं रहेगा, कहीं भाग नहीं रहा। सुबह से रात तक सास बहू 8 स्वेटर तैयार कर लेते हैं, जिसे वो रात को बाजार में बेचने लगते हैं। आइए आइए, बेहतरीन ऊन से बना नरम गरम स्वेटर ले लीजिए। 200 रुपए के 2 स्वेटर, 200 रुपए के 2 स्वेटर। अरे वाह, 200 रुपए के 2 स्वेटर। एक 10 साल के बच्चे का स्वेटर दे दीजिए और एक मेरे नाप का। हाँ हाँ बेटा, ले लो। इस तरह मकर संक्रांति के आने से 3 दिन पहले वो स्वेटर मशीन से बहुत सारे स्वेटर बनाकर बेचते हैं। वहीं पति भी ठंड में लकड़ी बेच कर घर चलाने की कोशिश करता है, जिससे मकर संक्रांति पर उन पर बहुत पैसे जमा हो जाते हैं और वो किश्त के पैसे उठाकर घर में आग जलाकर घी वाली खिचड़ी बनाते हैं और साथ में तिल के लड्डू, मूंगफली, दही, चूरा इत्यादि खाकर खुशी खुशी अपनी मकर संक्रांति मनाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, 1 हफ्ते पहले हमारी हालत ऐसी थी और हम सब ने मिलकर काम किया तो आज हम खुशी खुशी हीटर के सामने अपनी मकर संक्रांति मना रहे हैं। जी मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। अरे मैं आप लोगों को स्वेटर देना तो भूल गई। मैंने हम सबके लिए भी बढ़िया ऊन लाकर स्वेटर बनाए हैं, जब हमें भी सर्दी नहीं लगेगी। ये ले चुन्नू बेटा, तू पहन ले। ये तो मेरे दोस्त से भी अच्छा स्वेटर है मम्मी। सभी लोग स्वेटर पहनकर बहुत खुश होते हैं और चुन्नू तो नाचने लगता है। इस तरह एक गरीब के घर पर मकर संक्रांति पर स्वेटर मशीन और हीटर आता है, जो उन्हें अनेक खुशियां दे जाता है।